तो हाँ, बिहार एसएससी का टेस्ट होता है। आंसर तैयारी नहीं किए, 10 से 15 क्वेश्चन फंसिएगा। 2 पर 3 23 सितंबर है आज। आज ने पढ़ा है वहीं से लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। संगम वंश के विषय में और भी थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आपको स्मरण हो तो हमने आपको, ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर करना छोड़िए और बोर्ड पे आ जाइए। 3 राजवंश के शासक शासन किए थे, चेर, चोल और पांड्य, जिसमें अगर हम केरल की बात करें तो केरल के क्षेत्र में चेरों का शासन था। फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में चोल का शासन था। और फिर इसके बाद तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में पांड्य का शासन था। किसका शासन था? पांड्य का शासन था। तो अब देखिए, चेरों के जो प्रमुख बंदरगाह नगर थे, चेरों के प्रमुख बंदरगाह नगर मुजरिस और टोंडी। तो चेरों का प्रमुख बंदरगाह नगर हुआ करता था, एक का नाम था मुजरिस और दूसरे का नाम था टोंडी। तो जो मुजरिस और टोंडी था, यह चेरों का बंदरगाह नगर था। वही अगर हम चोलों के बंदरगाह नगर को देखें तो चोलों के जो प्रमुख बंदरगाह नगर थे वे आपको कावेरीपट्टनम को ही हम लोग कुहार बंदरगाह भी कहते हैं। और कावेरीपट्टनम के बाद चोलों का जो दूसरा प्रमुख बंदरगाह था वह था अरिकमेडु। तो चोलों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह कावेरीपट्टनम और चोलों का दूसरा प्रसिद्ध बंदरगाह था आपको अरिकमेडु। कौन था? अरिकमेडु भी चोलों का बंदरगाह था। और जो चोलों का बंदरगाह अरिकमेडु था, इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व इस वजह से है, अरिकमेडु बंदरगाह जो पुडुचेरी शहर है ना, पुडुचेरी शहर के पास है, और पुडुचेरी तमिलनाडु में है। जो पुडुचेरी शहर है या तमिलनाडु में है, और इस पुडुचेरी के नजदीक ही अरिकमेडु बंदरगाह है। और इस अरिकमेडु बंदरगाह से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। तो चोलों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ भी होता था, और चोलों का व्यापार जो रोमन साम्राज्य के साथ होता था वह अरिकमेडु बंदरगाह से होता था। इसके अलावा अगर हम पांड्यों की बात करें तो पांड्य शासकों का भी व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ हुआ करता था। आप याद कीजिए, एक पांड्य शासक थे, उनका नाम था नेडुंजेलियन। तो पांड्य शासक नेडुंजेलियन ने अपना एक दूत मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में भेजा था। अब पांड्य शासकों ने अपना दूत मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में भेजा, तो कहीं ना कहीं दोनों साम्राज्य के बीच संबंध होगा तब तो जाकर के भेजा। अगर संबंध नहीं होता तो भेजने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, समझ गए? तो ये चीज है। तो क्वेश्चन बैंक पलट के देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अरिकमेडु बंदरगाह। आपसे ये पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संगम काल के दौरान किस बंदरगाह से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किया जाता था? संगम काल के दौरान कौन से बंदरगाह से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो इसका उत्तर होगा अरिकमेडु बंदरगाह। तमिलनाडु में है अरिकमेडु बंदरगाह। इसके बाद अगर आपको पांड्य शासकों के विषय में याद हो तो हमने आपको पिछले लेक्चर के दौरान यह बात बताया है कि जो पांड्य वंश था वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड्य साम्राज्य था वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्यों का प्रमुख बंदरगाह कारकोई या कोकई। तो पांड्यों के प्रमुख बंदरगाह को अगर हम देखें तो पांड्यों का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था कोकई या कारकोई, समझे? कारकोई। तो पांड्यों का जो प्रमुख बंदरगाह नगर था वह कोकई या कारकोई था, जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, जो है आपको प्रसिद्ध था। तो इसको याद रखना है। अरिकमेडु बंदरगाह का जिक्र आपके नोट में मेरे ख्याल से नहीं है तो नीचे से आप नोट डाउन कीजिए। मेरे ख्याल से नहीं है, हम नोट लिखे, हमको पता है नहीं है, तो नीचे से आप नोट देकर के या स्टार मार्क करके जैसे भी आपको लिखना है। इतिहास का तो कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? नीचे से एक लाइन लिखिएगा, तो आप लोग नीचे से लिखिएगा, संगमकालीन चोल वंश का संगमकालीन चोल वंश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु। संगमकालीन चोल वंश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु। कोस्ट में तमिलनाडु, मतलब अरिकमेडु बंदरगाह तमिलनाडु में है। संगमकालीन चोल वंश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु, कोस्ट में तमिलनाडु। अरिकमेडु बंदरगाह से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार हुआ करता था। तो इसको आप याद रखिएगा। और देखिए, क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना, आपसे पूछा जाता है मुजरिस टोंडी क्या है, कोकई क्या है, कावेरीपट्टनम क्या है। तो ये सभी के सभी बंदरगाह नगर है। कोई चोल का बंदरगाह नगर है, कोई चेर का बंदरगाह नगर है, कोई पांड्य का बंदरगाह नगर है। इसके अलावा अब आप आगे सुनिएगा, आगे देखिएगा। देखिए, अगर आपको पिछला सेशन का लेक्चर याद हो तो हमने आपको यह बताया है कि जो संगम वंश है, ये लगता है डुप्लीकेट लड़का आ गया था किधरों से। तबियत खराब है, क्या हुआ? बड़ी दिक्कत है, तबियत खराब हो जाता है। चलिए सुनिए, अब देखिए, हमने आपको यह बात बताया था कि जो संगम वंश है, संगम वंश के
विषय में जानकारी, संगम वंश के विषय में जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। और संगम साहित्य की रचना 3 बार आयोजित संगम के दौरान हुआ है। संगम यानी सभा, सम्मेलन, कवि सम्मेलन, समझिए संगोष्ठी, इसका आयोजन 3 बार हुआ है ना, 3 बार हुआ है। प्रथम संगम मदुरै में, द्वितीय संगम कपाटपुरम या अल्वे में, तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में, तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में हुआ है। तो अब अगर हम प्रथम संगम को देखें तो प्रथम संगम के दौरान कई सारे साहित्यों की रचना की गई थी, लेकिन एक भी साहित्य प्राप्त नहीं हुआ। द्वितीय संगम के दौरान भी कई सारे साहित्यों की रचना की गई, लेकिन उसमें से सिर्फ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ या साहित्य की प्राप्ति हुई है, उसका नाम है तोलकापियर। और तोलकापियर एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोलकापियम ने की है। अब देखिएगा, वहीं हम आपको यह भी बात बताए थे कि अगर हम तृतीय संगम को देखें तो तृतीय संगम के दौरान जो है कई सारे संगम साहित्यों की रचना हुई है, और जो कई सारे संगम साहित्यों की रचना हुई है उसकी प्राप्ति भी हुई है, वो आज भी विद्यमान है, वह संगम साहित्य आज भी विद्यमान है। तो अगर हम तृतीय संगम को देखें तो तृतीय संगम के दौरान जो कई सारे संगम साहित्यों की रचना हुई है जो आज भी विद्यमान है, समझिए जो आज भी विद्यमान है, वह है आपको परिपादल, पेरीसे, सप्तरीसे, नत्रिनई, कुरुनथोके इत्यादि, समझ गए, ईटीसी। ये सभी ऐसे संगम साहित्य है जो तृतीय संगम के दौरान लिखा गया और तृतीय संगम से इसकी प्राप्ति हुई है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, प्रथम संगम से एक भी संगम साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई, द्वितीय संगम से एकमात्र संगम साहित्य की प्राप्ति हुई है, वह है तोलकापियर, और तृतीय संगम से कई सारे संगम साहित्यों की प्राप्ति हुई है, जिसमें कुछ प्रमुख है परिपादल, पेरीसे, सप्तरीसे, नत्रिनई, कुरुनथोके, समझिए कुरुनथोके, और भी कई सारे हैं। ये 2 4 5 प्रमुख हमने आपको बताया है, तो इसको अब याद रखिएगा। अब आप यहां पे गौर से सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो टोटल संगम साहित्य है, अगर हम संगम साहित्य की बात करें तो जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य को मूल तौर पर जितने भी संगम साहित्य की रचना हुई है उन सभी संगम साहित्यों को मूल तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है पतथु पातु, दूसरा है इत्थु थौके, और तीसरा है पदिने नकील किनकू। तो सुनिएगा ध्यान से, जितने भी संगम साहित्य है उन संगम साहित्यों को मूल तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, और जो मूल तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है उसमें एक है पतथु पातु, दूसरा है इत्थु थोके, और तीसरा है पदिने नकील किनकू। अब देखिएगा, जो पतथु पातु है ये 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है, 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। फिर जो इत्थु थोके है यह 8 कविताओं का संग्रह है, और जो पदिने नकील किनकू है यह जो है आपको 18 साहित्यों का संग्रह है। अब इसमें जो पतथु पातु है, अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो हम आपके साथ करिकाल की चर्चा किए हैं, हम आपके साथ नेडुंजेलियन की चर्चा किए हैं। करिकाल की चर्चा हमने आपके साथ की है, नेडुंजेलियन की चर्चा हमने आपके साथ की है। अगर हम करिकाल को देखें तो करिकाल चोल वंश के शासक थे, संगमकालीन चोल वंश। जो संगमकालीन चोल वंश था, संगमकालीन चोल वंश के सबसे महान शासक करिकाल थे। वहीं पांड्य वंश के सबसे महान शासक नेडुंजेलियन थे। इन दोनों के विषय में जानकारी हमें पतथु पातु देता है। और यह जो पदिने नकील किनकू है, इसमें 18 साहित्यों के संकलन को पदिने नकील किनकू कहा गया है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पदिने नकील किनकू है इसी में एक काफी महत्वपूर्ण साहित्य है, उसका नाम है आपको कूरल, समझिएगा कूरल। पदिने नकील किनकू के अंतर्गत ही आपको कूरल आता है। और जो कूरल है, कूरल की रचना तिरुवल्लुवर नामक संत के द्वारा की गई है। कूरल की रचना जो है तिरुवल्लुवर के द्वारा जो है आपको कूरल की रचना की गई है, तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई है। और यह जो कूरल है इसे तमिल साहित्य का बाइबिल या लघुवेद कहा जाता है। तो जो कूरल है, इस कूरल को हम लोग तमिल साहित्य का बाइबिल, तमिल जगत का बाइबिल या इसे हम लोग लघुवेद की भी संज्ञा देते हैं। और यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तमिल जगत का बाइबिल किसे कहते हैं, लघुवेद की संज्ञा किसे दी जाती है। तो तमिल जगत का बाइबिल या लघुवेद की संज्ञा तिरुवल्लुवर की रचना कूरल को दी जाती है। इन तमाम बातों की चर्चा आपके नोट में है, समझिए सब चीज आपके नोट में है। मेरे ख्याल से जब आप नोट पढ़िएगा तो हर चीज मिल जाएगा। एक चीज आपको नहीं मिलेगा, तृतीय संगम के दौरान जो कई सारे साहित्यों की रचना हुई है, ये चीज आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज हम आपको लिखा देंगे। इसके अलावा आप सुनिएगा कि जो तमिल काव्य है, तमिल महाकाव्य है, तमिल साहित्य है, तमिल काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। तमिल काव्य मुख्य तौर पर 2 भागों में वर्गीकृत है, और जो 2 भागों में वर्गीकृत है, एक तमिल काव्य को अकम कहा जाता है और दूसरे तमिल काव्य को पूरम कहा जाता है। वैसा तमिल काव्य या तमिल साहित्य या तमिल महाकाव्य जिसमें प्रेम प्रसंग की चर्चा है, उसे अकम के अंतर्गत रखा गया है, और जिसमें युद्ध की चर्चा है उसे पूरम के अंतर्गत रखा गया है।
तो वैसे तमिल काव्य जिसमें प्रेम प्रसंग की चर्चा है उसे अकम के अंतर्गत रखा गया है, और जिसमें युद्ध की चर्चा है उसे पूरम के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, उसमें तो माधवी और कोवलम के प्रेम कहानी की चर्चा है, अर्थात वो अकम के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अकम के अंतर्गत आएगा। ये बात भी हमारे ख्याल से आपके नोट में लिखा हुआ होना चाहिए। आपके नोट में लिखा हुआ है आगम है, आगम नहीं होगा, आगम नहीं होगा ना, अकम होगा। अकम टाइपिंग मिस्टेक है, वो अकम होगा। ठीक है, अकम होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए ठीक है। तो है क्या है? सुनिए, है तो क्या अवधि कहाँ है? कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ? ओ, यानी इतना वर्ष तक चला है। ठीक है, कल्पना किया गया इतना वर्ष तक चला है, वो समझ गए। उसका महत्व नहीं है, वैसे लिख दिया है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, चलिए। तो है क्या है? पत्तू पातू जो लिखे हैं, हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, तो उसको सही कर लीजिए ना। ठीक है, वर्ड मिस्टेक है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे से एक लाइन लिखिएगा मेरी तरफ से। आप एक लाइन लिखिएगा, सब चीज नोट में है, एक आध चीज नहीं है जो नहीं है उसको लिखाते हैं। लिखिएगा, तृतीय संगम के दौरान रचित तृतीय संगम के दौरान रचित प्रमुख तमिल साहित्य निम्न है। डैश देकर परिपादल, पेरिसे, सत्री से, नत्रिनई, कुरुंथोके, बाद बाकी सब चीज नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नोट में नहीं है, बाद बाकी सब चीज लिखा हुआ है। यही हो सकता है कि जो है आपको वर्ड मिस्टेक हो, बोर्ड पे जो हम वर्ड लिखे हैं वो सही है। ठीक है, नोट में अगर वर्ड मिस्टेक है तो उसको आप सुधार कर लीजिए। चलिए अब देखिएगा, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको हर वंश में, चाहे मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो, दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, मराठा हो, हर साम्राज्य में, हर वंश में राजा हुआ करते थे। तो उसी प्रकार से संगम काल में भी राजा हुआ करता था। अगर आप गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से पढ़े हैं तो आप याद कीजिए, गुप्त काल के अंतर्गत प्रशासन जो होता था उसमें प्रशासन के शीर्ष पर राजा होते थे। तमाम प्रकार के निर्णय जो है अंतिम रूप से राजा के द्वारा ही लिया जाता था, चाहे न्याय से संबंधित निर्णय हो या प्रशासन से संबंधित निर्णय हो, सैन्य व्यवस्था से संबंधित निर्णय हो। हर कालखंड में राजा को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। कुछ तमिल शब्द है जो कि आपको याद रखना है। देखिए, जो संगम काल है, संगम काल के अंतर्गत आप सभी लोग इतना बात से तो निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि संगम काल के अंतर्गत, संगम काल के विषय में जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। और जब आप संगम साहित्य को पढ़ेंगे तो संगम साहित्य में राजा की चर्चा है, और संगम साहित्य में राजा के लिए राजा शब्द नहीं आया है, बल्कि संगम साहित्य में जो है राजा के लिए कौन, को और मन्नत। तो अगर हम संगम साहित्य को देखें तो संगम साहित्य में राजा के लिए कौन शब्द आया है, कौन के बाद को शब्द आया है, को के बाद मन्नत शब्द आया है। तो संगम साहित्य में राजा के लिए कौन, को और मन्नत शब्द आया है। जैसे हर साम्राज्य में राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। हर साम्राज्य में, जो भी साम्राज्य आप पलट करके पढ़िएगा, लगभग हर साम्राज्य में आपको यह मिल जाएगा कि राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था, जिस मंत्री परिषद में मंत्री लोग हुआ करते थे, और राजा उस मंत्री परिषद के माध्यम से ही शासन प्रशासन चलाने का काम किया करता था। तो जो मंत्रीगण होते थे, मंत्रीगण को अमाई चन्नार कहा जाता था, और प्रशासन के शीर्ष पर राजा होते थे। न्याय राजा के द्वारा किया जाता था। अंतिम तौर पर न्याय को लेकर भी घोषणा राजा के द्वारा ही किए जाते थे। न्याय को लेकर के भी घोषणा अंतिम तौर पर जो है आपको राजा के द्वारा ही किए जाते थे। अब देखिएगा, एक सभा लगता था, मंत्रियों का एक सभा लगता था, राजा रहते थे, मंत्रियों का एक सभा लगता था, और मंत्रियों का जो सभा लगता था उसे नालवे कहा जाता था। मंत्रियों का जो सभा लगता था उसे हम लोग नालवे कहते थे। तो राजसभा या सभा को नालवे कहा जाता था। और जो न्यायिक व्यवस्था थी, हमने आपको यह बताया है, न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर राजा थे, अंतिम रूप से निर्णय राजा ही देते थे। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता था, दुष्कर्म करता था, व्यभिचार का मतलब दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, अगर कोई व्यक्ति चोरी और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता था तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था। और अगर कोई गलत गवाह देता था तो उसका जीभ काट लिया जाता था। समझिए, अगर कोई गलत झूठी गवाही दिया करता था तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। फिर जब आप संगमकालीन राजवंशों के यानी चेर चोल पांड्य वंशों के समाज को देखेंगे तो समाज में आपको मिलेगा कि ब्राह्मण वर्ग की उपस्थिति थी, ब्राह्मण के बाद कृषकों की उपस्थिति थी, व्यापारियों की उपस्थिति थी, शूद्रों की उपस्थिति थी। जैसे हर कालखंड में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को दिया गया है, उसी प्रकार से चोल काल में भी सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। अगर हम चोल काल की बात करें तो चोल काल में भी सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। ब्राह्मण वर्ग के लोगों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों के बाद कृषकों का महत्व था। ब्राह्मणों के बाद जो है कृषकों का महत्व था, मतलब किसानों का महत्व था। ब्राह्मणों के बाद अगर किसी का महत्व था तो वह कृषकों का महत्व था, यानी किसानों का महत्व था। और
चोल काल में किसानों को वेल्लार कहा जाता था। चोल काल में जो किसान होते थे, जो कृषक होते थे, उन्हें वेल्लार कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था। और कृषकों के बाद यानी किसानों के बाद व्यापारियों का महत्व हुआ करता था, और जो चोल काल में व्यापारी होते थे उन्हें वेनिगर कहा जाता था। चोल काल में जो व्यापारी होते थे, अगर हम व्यापारी की बात करें तो चोल काल में जो व्यापारी होते थे उन्हें वेनिगर कहा जाता था, वेनिगर कहा जाता था। और चोल काल में ब्राह्मणों के बाद किसानों के महत्व के कारण क्या थे? तो सॉरी, चोल काल नहीं, सॉरी, संगम काल, संगम काल में ब्राह्मणों के बाद कृषकों के महत्व का कारण क्या था? कृषकों ने सेना का गठन कर रखा था, संगमकालीन राजाओं ने सेना का गठन कर रखा था। और संगम काल में अगर आप देखेंगे तो संगम काल में चतुरंगी सेना हुआ करती थी। संगम काल की अगर हम बात करें तो संगम काल में चतुरंगी सेना हुआ करती थी। चतुरंगी सेना हुआ करती थी, इसका मतलब यह है कि 4 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। और संगम काल में जो 4 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, एक आपको पैदल सैनिक हुआ करता था, दूसरा आपको गज सेना हुआ करता था, तीसरा आपको अश्व सेना हुआ करता था। समझ गए? अश्व सेना हुआ करता था, पैदल, गज, हाथी, अश्व, घोड़ा। और ठीक है, चलिए, कहां से छूटा है जी ऑनलाइन वाले लोग? कहां छूटा है, बोलिए जल्दी। क्या हुआ जी? क्या हुआ? कहां से छूटा है, बोलिए। हो कहां से पढ़े, बोलिएगा। तुमने सीधा बोलते हैं बैक से पढ़ाइए, क्लियर कीजिएगा जी, कहां से छूटा है? वेनिगर। कमेंट रुकिए, रुकता नहीं है जी। वेल्लार से, अच्छा ठीक है। क्या गाली दे रहा है जी क्लास में? क्या कमेंटबाजी? क्या कमेंट पीछे का दिखाया जा सकता है? देखिए तो क्या है। अब इंटरनेट है, इंटरनेट में स्टाफ क्या करेगा, हम क्या करेंगे? लगता है मोबाइल चलाता है तो तुम्हारा मोबाइल का इंटरनेट तो हमेशा 100% काम करता होगा। देखिए तो क्या अपशब्द बोला, जो अपशब्द बोला उसको ब्लॉक कीजिए, ऐसा ब्लॉक कीजिए साला वो मेरा बेचे न कभी जिंदगी में परचेज कर पाएगा। देखिए तो कमेंट देखिए, पहले ब्लॉक कीजिए उसको। इंटरनेट तुम्हारा बाप खरीद के दिया है यहाँ पे कि वो खराब नहीं होगा। जो गाली दिया उसको बोल रहे हैं, जो गाली गलौज किया है कमेंट सेक्शन में, बाप को बोलो खरीद के दे देगा, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा। जो ओझा पोझा को है उससे कोई मतलब नहीं। देखिए उसको क्या है ओझा पोझा। हाँ ब्लॉक कीजिए उसको। क्या क्या लिखा है दिखाइए तुमको, क्या लिखा है? हाँ वही वही, वहां तो है। इसको कॉल लगाइए, तो इसका नंबर पूरा ठीक कीजिए, तो इसको लगाइए, अभी कॉल लगाइए। क्या निकालिए सब। इसको निकालिए। पैदाइश से साला गंदा होगा, समझे? पैदाइश गंदा होगा, संस्कार गंदा होगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से बताते हैं फिर से। देखिए हर कालखंड में अगर हम राजा की बात करें तो हर कालखंड में राजा को जो है अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे कि मुगल काल में राजा को बादशाह कहा जाता था, सल्तनत काल में राजा को सुल्तान कहा जाता था, मराठा काल में राजा को छत्रपति कहा जाता था। उसी प्रकार से संगम काल में जो राजा होते थे, राजा को कौन को या मन्नत कहा जाता था। राजा को कौन को या मन्नत कहा जाता था। हर कालखंड में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन जहां भी देखने को मिलता है, राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन जहां भी देखने को मिलता है, जिस भी कालखंड में देखने को मिलता है, वहां पर प्रशासन के शीर्ष पर जो है राजा हुआ करता था। और अंतिम रूप से हर प्रकार के निर्णय राजा ही लिया करते थे। अंतिम रूप से हर प्रकार का निर्णय राजा ही लिया करते थे। तो संगम काल में भी अंतिम रूप से हर प्रकार का निर्णय राजा ही लिया करते थे। और राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था, मंत्रीगण होते थे। राजा का एक राज्यसभा लगता था। जो राजा का राज्यसभा लगता था उसके लिए तमिल महाकाव्य में नालबे शब्द का प्रयोग किया गया। राज्यसभा के लिए नालबे शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर आप संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे तो संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है आपको समाज में
ब्राह्मणों की उपस्थिति थी, कृषकों की उपस्थिति थी, व्यापारी वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी, शूद्रों की उपस्थिति थी। जिस प्रकार से हर कालखंड में समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण को प्राप्त होता था, समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण को प्राप्त होता था, उसी प्रकार से संगम काल में भी जो है आपको ब्राह्मणों को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों के बाद जो दूसरा स्थान था वह कृषक या किसानों को प्राप्त था। ब्राह्मणों के बाद जो दूसरा स्थान था वह कृषक या किसानों को प्राप्त था। और जो कृषक या किसान होते थे वही राजा को टैक्स दिया करता था। कृषक या किसान के खेत में जो फसल का उत्पादन होता था उस फसल उत्पादन का 1/6 भाग, उस फसल उत्पादन का जो है 1/6 भाग जो है किसानों के द्वारा टैक्स दिया जाता था राजा को। किसानों के द्वारा राजा को टैक्स दिया जाता था और जो टैक्स होता था वह अनाज और नगद दोनों रूप में दिया जाता था। जिसके पास अनाज है वो अनाज दे देता था, जिसके पास नगद है वो नगद दे देता था। और यह जो कृषक या किसान होते थे, कृषक या किसान को वेल्लार कहा जाता था, कृषक या किसान को वेल्लार कहा जाता था। और किसानों के जो प्रमुख होते थे उसे वेलीर कहा जाता था। कृषक या किसानों को वेल्लार कहा जाता था, वही किसानों के जो प्रमुख होते थे उसे वेलीर कहा जाता था। किसानों के जो प्रमुख होते थे उसे वेलीर कहा जाता था, समझ गए, वेलीर कहा जाता था। कृषकों के बाद व्यापारियों का महत्व था और जो व्यापारी होते थे व्यापार किया करता था और जो व्यापारी होता था व्यापारी को वेनिगर कहा जाता था। व्यापारी को क्या कहा जाता था? वेनिगर। व्यापारी को वेनिगर कहा जाता था। इसके बाद आपको जो संगमकालीन राजाओं को टैक्स की प्राप्ति होती थी, उस टैक्स के बलबूते ही, उस कर के बलबूते ही संगमकालीन जो राजा होते थे, संगमकालीन जो शासक होते थे, वे उन्होंने सेना का गठन किया और उनकी सेना चतुरंगी सेना हुआ करती थी। यानी उनके सैनिकों में उनकी सेना में 4 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। पैदल सैनिक हुआ करते थे, गज सेना हाथी वाला सैनिक हुआ करता था, अश्व सेना यानी घोड़ा वाला सैनिक हुआ करता था, रथारोही यानी रथ वाला सैनिक हुआ करता था। तो संगमकालीन राजाओं के पास चतुरंगी सेना हुआ करती थी और इस चतुरंगी सेना के माध्यम से ही संगमकालीन शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कि आप करिकाल को देख लीजिए, करिकाल के बाद सेनगुटबन को देख लीजिए, नेदुनजेलियन को देख लीजिए। ये सभी ऐसे शासक हुए हर कालखंड का। चोल वंश का सबसे महान शासक करिकाल, पांड्य वंश का सबसे महान शासक नेदुनजेलियन और फिर चेर वंश का सबसे महान शासक सेनगुटबन। इन लोगों ने अपनी सेना के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन लोगों ने अपनी सेना के माध्यम से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, समझ गए। इसके अलावे संगम काल को हम देखें तो संगम काल के दौरान जो है जो संगमकालीन देवी देवता है, बहुत सारे संगमकालीन देवी देवता की चर्चा देखने को मिलती है। लेकिन तमिलकम प्रदेश मतलब पूरे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलकम प्रदेश के लोगों का जो सबसे प्राचीनतम देवता है वह मुरुगन को माना जाता है। मुरुगन तमिलकम देवताओं में सबसे प्राचीनतम देवता थे। इसके बाद जो है कार्तिकेय हो गए, इनकी भी चर्चा आपको संगम साहित्यों में देखने को मिलती है। लेकिन तमिलकम प्रदेश के सबसे प्राचीन देवता मुरुगन थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस चीज को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। तो आप कुछ चीज नोट डाउन कीजिए। तो लिखिएगा, ये वाला तो लिखा दिया है ना, लिखा दिया है ना, नीचे से लिखिएगा। संगम काल में 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 राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए, संगम काल में राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए जो मंत्री हुआ था उसे अमाई जान, जो मंत्री हुआ था उसे अमाई जान, उसे अमाई जान, संगम काल में राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्री हुआ था उसे अमाई जान, अमाई जान, अमाई जान, अमाई जान, अमाई जान, अमाई जान कहा जाता था, अमाई जान कहा जाता था। संगम काल में राज्यसभा था, संगम काल में राज्यसभा के लिए नाले शब्द, राज्यसभा के लिए नाले शब्द, राज्यसभा के लिए नाले शब्द, नाले शब्द, राज्यसभा के लिए नाले शब्द, नाले शब्द, राज्यसभा के लिए नाले शब्द, नाले शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब नीचे लिखिएगा। संगम काल में राजा के न्यायालय को मंडलम कहा जाता था। मंडलम, संगम काल में राजा के न्यायालय को मंडलम कहा जाता था। मंडलम, संगम काल में राजा के न्यायालय को मंडलम कहा जाता था। संगम काल में राजा के न्यायालय को मंडलम कहा जाता था। इस काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश, इस काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा, इस काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही हुआ था। इस काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही हुआ था। आगे समाज लिखिएगा। इस काल में समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। इस काल में समाज में सर्वोच्च स्थान, इस काल में समाज में सर्वोच्च स्थान, इस काल में समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। इस काल में समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। इस काल में समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। ब्राह्मणों को प्राप्त था। ब्राह्मणों के बाद कृषक, ब्राह्मणों के बाद कृषक, ब्राह्मणों के बाद कृषक अर्थात ब्राह्मणों के बाद कृषक अर्थात किसान, अर्थात किसान का महत्व था। किसान को वेला कहा जाता था, 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 किसान को वेला कहा जाता था। वहीं किसान के प्रमुख को वेली कहा जाता था, वहीं किसान के प्रमुख को वेली कहा जाता था, वहीं किसान के प्रमुख को वेली कहा जाता था, वेली कहा जाता था, किसान के प्रमुख को वेली कहा जाता था, वेली कहा जाता था, वेली कहा जाता था। उसी में व्यापारी के लोगों को वेली कहा जाता था, 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 वेली कहा जाता था, वेली कहा। आगे समझ लीजिएगा। इस काल में वायरस की दर, इस काल में वायरस की दर उत्पादन का 1/4 हुआ था। इस काल में वायरस की दर उत्पादन का 1/4 हुआ था। इस काल में वायरस की दर उत्पादन का 1/4 हुआ था। इस काल में वायरस की दर उत्पादन का 1/4 हुआ था। इस काल में वायरस की अनाज और नगद दोनों रुपये किया जाता था। इस काल में वायरस की अनाज और नगद दोनों रुपये की जाती थी। इस काल में वायरस की अनाज और नगद दोनों रुपये की जाती थी। इस काल में वायरस की अनाज और नगद दोनों रुपये की जाती थी। आगे इस काल में सेना चतुरंगी थी।
सैनिक बचेना, जिसमें सैनिक बचेना, अब बचेना ये नाम लगा नाम चेंज कर दिया हां अंकित है ठीक है सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता ठीक है जीवन बर्बाद कर देंगे आपका समझे आप लोग नहीं देंगे अब मिलेंगे अंकित नाम लगा जीवन बर्बाद कर देंगे ठीक है तुम लोग नहीं देंगे तुम लोग क्या करेंगे ठीक है हिसाब मेरा साहब समझा तुम लोग नहीं होगा अभी तुम्हारे को साथ देते हैं अब बचेना आगे आगे किया बचेना आगे आगे किया अब जानते हैं संगम में जो उठाना वो अपना बोला करता मैं बात करता मैं बोला करता ठीक है तो आगे बाद जो है जो मेरे सही करते उसका पत्थर मुझे मारा तो ये किया संगम में युद्ध में भी बात करने वाले सैनिकों की पत्थर मुझे मारी थी संगम में युद्ध में संगम में युद्ध में भी बात करने वाले संगम में युद्ध में बात करने वाले सैनिकों का पत्थर मुझे मारा था पत्थर मुझे मारा था अरे क्या समकालीन राजा अपने अंगरक्षक परिवार अपने अंगरक्षक में समकालीन राजा अपने अंगरक्षक के तौर पर अपने अंगरक्षक के तौर पर शस्त्रधार की हुई महिलाओं को रखता था है भाई बहुत बड़ा उसको लिखिए आगे बहुत लिखना लिखिए आगे लिखिए तो ये बुरा नाम को छोड़ दिया एक वैसे आगे है समझिए आगे क्या अपने से समझ पाएंगे आपने लगाया लेकिन यहाँ पर नहीं करना चाहिए ठीक है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लगाया है आपको लगता है बहुत किया है अगर मान लिया ठीक है इंटरनेट से यहाँ मात्र 30 सेकंड के लिए इंटरनेट 30 सेकंड फिर सेकंड हो गया हमको काम सुन करके समझे तो अब इसके लिए जो है आपने लिखा मैंने आगे बोलना लिखा ऐसा लिखा बोल सकते लोग ऑनलाइन ठीक है अब ऑनलाइन को बोलना लिखा समझ तो ये तो मतलब है अब मैंने समझ नहीं होगा तो मैंने समझ नहीं तो क्या पॉइंट अब देखिए समकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल था समकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल था चावल को दूध में मिलाकर समझ तैयार किया जाता था चावल को दूध में मिलाकर समझ तैयार किया जाता था चलिए हो गया अभी हम पानी के लिखा हुआ ठीक है चलिए आप चीज करते हैं ठीक है जितना मैं आगे समझा करते हैं आइए मुझे और पंडी कौन बंद बंदा मुझे पंडी कोई आ गई अभी मारेंगे अभी मारेंगे अमिल और कौन बंदा से समझ आइए मेरे चलिए चलिए अब समझ से मुझे नाम ठीक है समझ को पकड़ के अल्लाह पूरा ये धूप हो गई इसा समझ को पकड़ के अल्लाह पूरा इसा चलिए इसका आगे कोई क्या पारी वैसे अमील का जिसमें पसंद किया
यानी 4 3 2 1 4 3 2 1 यानी कौन सा बी कौन सा बी 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 तो कौन सा बी ई बी सॉरी चलिए आइए अब दिया ठीक है आइए आप ऑप्शन नंबर ठीक है ऑप्शन नंबर आइए चलिए देखिए ये क्वेश्चन है वो सेम एडिट यूपीएससी पूछा हुआ है मेरे पास से बोला में अब एडिट में समझ में है यूपीएससी का बोला में है सेम क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ है इस क्वेश्चन को याद रखना ठीक है और अगर भूल निशान मिलेगा इसलिए कौन सा आंसर देगा 80 कुछ आंसर देता है और कुछ आंसर देता है लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आगे इसका करेक्ट आंसर होगा सुनिएगा भारतीय संविधान के उपदेश का जानते हैं अलग बात है ऑनलाइन सामने से 5 ऑनलाइन सामने से 5 का ये याद ठीक है ये लगी तो वो हमारे मैसेज की सर हम ये बुक बनाए ठीक है ठीक है वो सर आप पहले पढ़ाए हैं आपको सामने से पढ़ाए उसमें बताना नहीं है उसमें तो भारतीय संविधान के नहीं आप नहीं पढ़ा तो फिर अभी पूरा पढ़िया पूरा ही एक सेकंड तक पढ़ रहे थे और सुन रहे थे तो जो है उसका कोई नाम सुन नहीं पाए उसको कहां बताना है एक पढ़िए शायद समझ में आना है तो इसका मतलब होगा अब ये देखिए है अब ये देखिए हां सॉरी वो सामान मैंने आपको बताया मैंने ठीक है एकदम एकदम जब क्लास में आएंगे तो वीडियो है ऐसे उसमें लिखा है उसका आपको पीएम वहां से मैंने उसका बताना होता है समझे अब नहीं ऐसा इसलिए आप आइए भारत के संविधान के सामने करने में कौन सा सही है है ना उसका स्वयं लेने में नहीं होता है उसका अपने आप लेने में नहीं होता है ठीक है उसका स्वयं लेने में नहीं है सही स्टेटमेंट है उसका अपने आप लेने में नहीं होता है इसको लागू करने के लिए मेरे किसी ने जाना पड़ता है मेरे किसी ने जाना पड़ता है ऐसा नहीं कि उसका स्वयं लागू होता है स्वयं लागू नहीं होता है उसका लागू करने के लिए आप मेरे किसी ने जाना होगा मेरे किसी ने जाना होगा अभी तक उसका लागू होता है उसका लागू नहीं होता है स्वयं लागू नहीं होता है सही है उसका उद्देश्य बाकी सब बिना बिना करना चाहिए देखिए उसका अपने सामने पाएंगे उसका सामना भारत उद्देश्य पता है भारत उद्देश्य क्या है भारत का उद्देश्य क्या है न्याय स्थापित करना समता स्थापित करना अनुशासन करना स्थापित करना स्थापित करना है अब ये अपना में भाई है उद्देश्य उद्देश्य बाकी स्थापित करना है संविधान न्याय स्थापित करना है स्थापित करना है और जो आप स्थापित करना है उद्देश्य बाकी सही है उद्देश्य उसको इतिहास संविधान का पता है सही है भारत में उद्देश्य करना है हमारे लोग भारत को सब समाज में करना है और ये नहीं करते हैं तो ये हमारे लोग भारत में नहीं करते हैं ये हमें क्या पता है कि भारत में सभी को सभी को आनंद है सभी को आनंद है और किसी ने इसका आसान नहीं है उद्देश्य उसको इतिहास संविधान का पता है उद्देश्य हमारे संविधान हमारे भारत में आनंद है आनंद है और उसको उद्देश्य पता है अब ये लेकिन कौन सा पेन करने में नहीं है ये क्वेश्चन आप करें ये क्वेश्चन आप करें ये क्वेश्चन आप करें ये क्वेश्चन आप करें चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा फिर अगला मैं आपको फिल्म का बारे में कोई क्वेश्चन लगा दीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आप फिल्म से लेकर नहीं पता है आपको क्वेश्चन ले सकते हैं एक आपको ये पता है कि फिल्म से पता है नहीं पता है तो फिल्म से क्या हुआ हमारे से फिल्म अच्छा हुआ उसे कौन से आगे बढ़ा के लिए सबसे पहले आज के फिल्म से आएगा आगे बढ़ा के फिल्म से आएगा ठीक है तो इस क्या पढ़ाएगा आपको पता है लेकिन इस की मात्रा उसको पढ़ाएगा लेकिन बीच में होगा जो 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 इसको जो आपको नहीं पूरा सुनना है हम कैसे नहीं देना लेकिन हम तो ठीक है आइए हम तो नहीं है हम तो पढ़ाएंगे ठीक है तो हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे लोग नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा और देखिए यहाँ बोल नहीं साथ ठीक है किसी को नहीं हम थोड़ा हम थोड़ा इसे उसको पढ़ाएंगे इसे पढ़ा नहीं है हमने से थोड़ा सा चलता है लेकिन उसमें है उसको थोड़ा सा है इसमें कुछ पढ़ा दिया तो थोड़ा सा एक वीडियो आपको देंगे और बाकी में वीडियो सकती है आपको नहीं सीखना चलो हम लोग जो है हम बढ़ाएंगे तो नहीं है बढ़ाएंगे तो हम लोग बढ़ाएंगे लेकिन देखिए अभी हम लोग आप देखिए आप देखिए आप देखिए आप देखिए जल्दी करने का होता है 100 में कैसे जाता है सॉरी 100 कैसे अभी 100 है 100 कैसे कितना पैसा करेगा सॉरी ये चीज अब बात में हम लोग नहीं होगा समझे ये कौन सा क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है लेकिन कौन सा पेन नहीं है पेन लाइसेंस लाइसेंस के लिए पेन से किया है सॉरी पेन से किया है पेन के लिए कौन सी नहीं है पेन के लिए करना है किसी स्टार्ट को जाके किसी को करना है के लिए करना है पेन में को करना है कौन सा के लिए करना है हम के लिए पेन लाइसेंस नहीं करना है किसी के लिए पेन लाइसेंस करना है किसी के लिए नहीं करना इसको ऐसे कौन सी बात नहीं है इसके नाम पे रखिए अब हम अपने सोच के बात किया ये कंपनी है कहां से करती है हमारे करती है कुछ भी नाम से करती है नहीं होगा नहीं होगा ठीक है आगे पूरी हमें है अच्छी नहीं पता है कितनी मात्रा कितनी मात्रा है 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 जी वाली क्लास से हमको नहीं करती है इससे ये चीज में ठीक है बात हुई या बस ये क्या है वो क्या हुई हमारे साथ बात करती है हमारे साथ बात करती है हमारे साथ बात करती है झील से लेकर बंगाल की खाड़ी तक में आप देखेंगे तो ये चीन से होकर बहती है, चीन के तिब्बत से होकर बहती है, फिर अरुणाचल प्रदेश और असम ये भारत हो गया, भारत से होकर बहती है और इसके असम में ब्रह्म जी 30 को है 29 तारीख को कौन दिन है देखिए